आएंगे अपनी शोहरत के लिए, जैसे ये मिनाहिल मलिक ने किया है और उसके साथ वो जो लड़का है इसके, उन्होंने अपनी मर्जी से बनाई है। वो जो फायरवाल बनाई गई, वो फायरवाल एक मखसूस जमात को रोकने के लिए रोकी गई। तहाशा दरखास्तें पड़ी हुई, बेतहाशा कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं जो नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, परवाह ही नहीं है, केस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बुनियाद काजी साहब ने रखी बल्ले का निशान, गंद और करप्शन और इस तरह की बदनवानी मैंने नहीं देखी जो आपका ये फरवरी 8 वाला इलेक्शन वाला भी एक किस्सा आपके सामने आया सोशल मीडिया की। उसने कहा जी जब भी कोई इक़्तिदार में आता है पहले 6 महीने तो वो इंसान रहता है। टीपू मर्डर केस, फिर उसके बाद एहसन शाह को पुलिस कस्टडी में मार दिया। मर्डर है कि जी एक बंदा आया, और इस टाइप के मर्डर हमेशा किए जाते हैं जब आपने सबूत मिटाने हो। आप उठा लें लियाकत अली खान। कैसर भट्ट ने टीपू भट्ट को कहा कि पायना सुलह ना करना, मुनाफिकत भी सुलह होएगी। तो कैसर भट्ट का क्या करैक्टर है इस साल? लेकिन जितना इन्होंने बर्बादी फैलाई है इन 2 साल में, आप सोच भी नहीं सकते। और उसकी बड़ी वजह यही है कि आपने ओपनली करप्शन की। 9 मई में आपने बंदू को पकड़ा। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी लाइफ जर्नी, एक्स पुलिस ऑफिसर और उसके बाद वकील, वकालत में आप आ गए, तो पुलिस एज अ पुलिसमैन आपकी लाइफ कैसी थी और बाद में वकालत में आने का आपको कैसे इरादा हुआ आपका? अच्छा, वकील तो मैं शायद शुरू से ही बनना चाह रहा था। अच्छा। जब मैंने यूनिवर्सिटी मास्टर्स किया, मैंने पॉलिटिकल साइंस में भावलपुर से, और फिर मैं कराची गया और मकसद था जर्नलिज्म में मास्टर्स करने का। अच्छा, जर्नलिज्म करने का। जी, तो वहाँ एडमिशन मैंने लिया। बड़ी पुरानी बात है, 80s की बात है। और फिर वहाँ दोस्तों ने मशवरा दिया कि जी नाइट शाम की क्लासेस होती हैं लॉ की, तो क्यों ना लॉ में दाखिला ले लिया जाए। सही। ये तो कहाँ? फिर ये कराची की मैं बात कर रहा हूँ। तो कराची यूनिवर्सिटी, और फिर जो इस्लामिया लॉ कॉलेज होता था जी, उसमें एडमिशन ले लिया और लॉ मैंने कर लिया। और जब मैंने पुलिस ज्वाइन की हादसाती तौर पे, तो उस वक्त मैं लॉ कर चुका था। यानी मैं एग्ज़ाम दे दिए थे मैंने, रिजल्ट मेरा बाद में आया था। तो 82 में फिर मैंने पुलिस ज्वाइन की और 83 में मेरा रिजल्ट आया। तो मैं लॉ ग्रेजुएट होने के बाद पुलिस में आया। जो आपकी डिवीजन थी वो किस में थी? मेरी सेकंड डिवीजन थी जी, इसमें लॉ में जी। ठीक है। और दूसरा सर ये बताइए कि आजकल जो एक रिसेंट केस चल रहा है, टिकटॉकर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं मिनाहिल मलिक, उनकी एक नाजेबा वीडियो लीक हुई है। तो इसमें किसी की वीडियो लीक हो जाती है या किसी की प्राइवेट वीडियो लीक हो जाती है, उसकी प्रोसीडिंग का तरीक़ाकार क्या है? उसे सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? पुलिस के पास जाना चाहिए या वकील के पास जाना चाहिए या साइबर क्राइम के पास जाना चाहिए? देखिए, बड़ा क्लियर है इसमें जी कि जितनी भी चीज़ें डिवाइसेस से होंगे, जो भी फ्रॉड है या इस टाइप की वीडियोस, ज़ाहिर है कि वो वीडियो मोबाइल फ़ोन पे होगी या आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं, आम फ़ोन पे नहीं देख सकते। तो आपको फौरी तौर पे FIA जो साइबर सेल है उसमें जाना चाहिए और उसमें जाके बताएं। और फिर वो आगे इसको देखते हैं कि ये फर्स्ट टाइम कहाँ से अपलोड हुआ जी, और जहाँ से ये अपलोड होता है फिर वहाँ से उसको फिर पकड़ते हैं। फिर आगे बात चलती है, या फिर उससे पूछा जाता है कि आपकी किस किस से दुश्मनी है। तो जिस बंदे का वो नाम लेगा विक्टिम जो है, तो उसको फिर पहले पकड़ने के बाद FIA उसका सेल फोन अपने कब्जे में लेगी, उसको चेक कराएगी, फोरेंसिक होगा, और उसमें से अगर वीडियोस निकलती हैं और उसी की ID से वो हुआ है, तो फिर डेफिनेटली वो बंदा। एक वीडियो जब वायरल होती है तो कई आईडीज से जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है वो, फिर वो उसका एक आम चर्चा हो जाता है। तो इसको प्रोसीड करने का तरीक़ाकार क्या है और जब क्रिमिनल पकड़ा जाता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखिए, टेक्निकली तो वो वीडियो जो है, जो फर्स्ट जिसने अपलोड की, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, जिसने पहली दफ़ा अपलोड की है वही इसका गुनाहगार है ना। जो बाकी तो फिर मिलियंस बंदे हैं जो उसको देख रहे हैं। और आपको पता है कि हमारी जो यंग नस्ल है वो, और बाकी लोग जो हैं अब उसमें सब शामिल हैं, वो इस टाइप की फजूल चीज़ आ जाए तो बड़ी बेतहाशा तरीके से वो वायरल होती है। और आप सबको सजा तो नहीं दे सकते, लेकिन जिसने वो किया उसको सजा मिलती है जी, और कोर्ट में प्रोसीड होता है एविडेंस के साथ और सजा होती है उसको। तो इससे अगला मेरा सवाल ये है, इसमें विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसी कोई हरकत करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए, आपको याद होगा मीनारे पाकिस्तान पे एक बड़ा मशहूर केस हुआ था। वो टिकटॉकर आयशा जो थी, उसने स्टंट किया था और बाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और वो फिर उन्होंने माफिया मांगी और अपनी जान छुड़ाई बड़ी मुश्किल से। ज़ाहिर है आप लोगों को इस तरह परेशान करेंगे और एक स्टंट बनाएंगे अपनी शोहरत के लिए, जैसे ये मिनाहिल मलिक ने किया है और उसके साथ वो जो लड़का है इसके,
SK तो वो दोनों ही उन्होंने अपनी मर्जी से बनाई है वीडियो। बदनसीबी ये है हमारी कि हमारे यहाँ जो नया कानून परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आया था, उसमें ये है कि जी अगर बिल रजा आप जिना करते हैं, एक दूसरे के साथ आप कुछ कर रहे हैं, तो उसकी सजा जो है आप पुलिस उसको नहीं पकड़ती और वो नाकाबिले दस्तअंदाजी है। उसके लिए उसका जो कोई रिश्तेदार या अजीज जिसको तकलीफ पहुंची है वो कोर्ट में, सेशन कोर्ट में इसके खिलाफ करे, वो प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा करता है, उसमें 5 साल की सजा हो सकती है। लेकिन पहले ये था कि जी पुलिस भी इसमें मुद्दई बन जाती थी और जो शख्स चाहे उसमें मुद्दई बन सकता था। तो एक बड़ा इसमें आ गया कि जी नहीं करना चाहिए था ये जो कानून बनाया गया, और अभी तक वो है जी। पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये तो एक वाकया ना, आए दिन हम इस तरह के वाकयात देखते हैं, वाकयात होते हैं हमारे शहर में भी, हमारे मुल्क में भी। तो पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी की इज्जत पामाल ना हो? और अब तो AI सर आ गया है, AI ने इतना ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है कि आप अपनी सोशल मीडिया पे अपने किसी पार्टनर के साथ तस्वीर लगा ही नहीं सकते, और अगर आपने लगा दी तो कोई ना कोई आपका दुश्मन बैठा है जो AI से उसको जनरेट करेगा और वायरल हो जाएगी। तो इसका क्या तरीक़ेकार है पाकिस्तान की? सर देखें, हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग शायद 100 साल नहीं 200 साल पीछे हैं पूरी दुनिया से। अगर आप बाहर आपने ट्रैवल किया है, आप कहीं चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, UK चले जाएं, इवन दुबई चले जाएं जो हमारे बाद आज़ाद हुआ, हमारे बाद दुबई ने सारा 50 साल में उनकी आप देख लें कितनी तरक्की है। तो वो लोग जो काम करते हैं वो अपनी लोगों की भलाई के लिए कर रहे होते हैं जी। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जी वो जो फायरवॉल बनाई गई, वो फायरवॉल एक मखसूस जमात को रोकने के लिए रोकी गई थी, उस लिए बनाई गई। 40 अरब आपने लगा दिया, नेट अभी तक स्लो है। तो आपको ये चाहिए था कि ना आप इसलिए बनाते, और कि जो लोग परेशान हैं जिनकी वीडियोस लगती हैं आप उनको ट्रेस करने में बुलाते। मैंने विजिट किया था मुल्तान FIA साइबर क्राइम का, वहाँ स्टाफ ही नहीं है, वहाँ एक गाड़ी है पूरे जो, और एरिया उनका देख लें कि साहिवाल से लेके पूरा DG खान, भावलपुर, मुल्तान, इतना बड़ा एरिया है और इतने केसेस हैं साइबर क्राइम के कि जी वो पूरे नहीं हो सकते, उनकी बारी नहीं आती। जब बारी नहीं आती तो लोग कितने ट्रैवल कहाँ से आएगा? एक बंदा भावलपुर से चला है मुल्तान में आएगा ऑफिस में, रहीमियार खान DG खान से मुल्तान आके वो कंप्लेंट करेगा। ऑनलाइन भी कंप्लेंट है लेकिन कोई सुनता नहीं है। बेतहाशा दरखास्तें पड़ी हुई हैं, बेतहाशा कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं जो नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान को कितना अरसा लगेगा अपने जो लोग हैं उनको हकूक देने में, उनको इंसाफ देने में इन मामलात में? बुखारी साहब, हम जिस स्पीड से पीछे जा रहे हैं तो आप सोचें ही ना आप सोचें ही ना कि आपको कोई हकूक मिलेंगे या कुछ मिलेगा। आप बाहर जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि यार इंसानी हकूक तो यहाँ है, रूल ऑफ लॉ है। बिल्कुल सर। और जब रूल ऑफ लॉ नहीं है यहाँ तो फिर बाकी रह क्या जाता है? अमीर के लिए अलहदा कानून, गरीब के लिए अलहदा कानून। बातें सब करते हैं, सियासतदान कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, मैं भी बैठ के कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी गिरबान में झांकूं कि जो ही मुझे ट्रैफिक वाला रोकेगा मैं फर्स्ट टाइम फोन करूंगा अपने किसी जानने वाले को कि जनाब जान छुड़ाओ इस तो मेरी थी। तो ये जान छुड़ानी नहीं है। वहां आपको एक और भी मैं कोट करूंगा वाकया, सऊदी अरब में एक बच्चे से मर्डर हुआ था, इत्तफाकन हो गया उसके दोस्त का। तो उसे जब उसका सर कलम कर रहे थे तो पूरी दुनिया ने मिन्नतें की उनकी, अपनी पगड़ियां उतार उतार के पाँव में फेंकी, उनके घर के बाहर बैठे रहे, लेकिन बादशाह चाहते हुए, वो चाहता था उसे माफ कर दे, वो नहीं कर सकता। तो ये रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि कानून पे अमल दरामद करना, कानून मौजूद है, कानून तो यहाँ भी मौजूद है। रोज ये नया कवानीन बनाते हैं, पिछले कवानीन अगर उनको भी इम्प्लीमेंट कर लें तो मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर अब बात करते हैं रिसेंट कुछ डेवलपमेंट की, 26वीं आईनी तरमीम, और हम शुरू करते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के टेन्योर से। इमरान खान के दौरे हुकूमत में और उसके बाद PDM और उसके बाद जो 8 फरवरी के बाद का जो दौर आया, उसमें जुडिशरी का क्या किरदार था? जुडिशरी ने क्या किरदार अदा किया? बुखारी साहब, मैं ये समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है बहुत से जजेस आए जो मुतनाज़ा थे, लेकिन जो काजी साहब थे ऐसा कोई जज नहीं आया। ओके। और इतना ओपनली खेले हैं ये दोनों, एक ये और आपका जो इलेक्शन कमीशन है, ओपनली खेले हैं, सबके सामने खेले हैं, परवाह ही नहीं है। रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, परवाह ही नहीं है, केस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बुनियाद काजी साहब ने रखी, एक तो उन्होंने वो बल्ले का निशान छीन लिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने की वजह से। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कितनी पार्टियों के इलेक्शन जो हैं आप देखें वो हुए हैं, कोई एक निकाल के दिख लें, आज तक नहीं हो रहा।
वो एक जो बंदा है वो हर दफा आ जाता है और वो उस वक्त नजर आता है जिस जो कहता है मैं बानी मेंबर हूं, और वही आके खड़ा हो जाता है, वो खुद ही इनका प्लांटेड है। और फिर सबसे उससे भी बड़ा जुल्म ये हुआ कि काजी साहब ने जो आरओज थे वो जुडिशियल ऑफिसर लगाने की बजाय असिस्टेंट कमिश्नर्स को बनवा दिया। अब असिस्टेंट कमिश्नर तो हुकूमत के गुलाम होते हैं, चाहे वो किसी सूबे की हो, वो तो उनके अंडर होते हैं। जुडिशली का फिर भी भरम है कि जी वो किसी के जेर असर नहीं होते, आते हैं, वो भी आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते हैं जी, क्योंकि हम लोग इसी माशरे से हैं, हम लोग इसी से हैं ना। मैं अगर वकील हूँ, मेरा भाई जज है, दूसरा भाई पुलिस में है, कोई भाई कहीं है, तो सब तो एक ही है ना, रॉ मटेरियल तो एक है। बिल्कुल। उस रॉ मटेरियल से तो अगर अच्छा नहीं है तो गांधी बनेगा ना, अच्छी चीज तो नहीं बनेगी। तो यही किया जनाब, इन्होंने आरओज लगा दी। और मुझे याद है मैं उस वक्त यूके में था और काफी दोस्त जो कागजात जमा कराना चाह रहे थे उनके घरों पे रेड हो रहे हैं, उठाया जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा आरओज के पास। तो मैं ये समझता हूँ मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कोई 7 इलेक्शन कराए हैं बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, कहीं ऐसा गंद और करप्शन और इस तरह की बदउनवानी मैंने नहीं देखी जो आपका ये फरवरी 8 वाला इलेक्शन था। तो इसमें सब ने अपना हिस्सा भरपूर डाला है और काजी साहब ने भी अपना काम पूरा किया है। अब आ जाते हैं तरमीम की तरफ। तरमीम की आप बात कर रहे हैं, ये तरमीम किस लिए होती है, किन के लिए होती है जी? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बुखारी साहब ये तरमीम जो है ये क्यों की जाती है, तो अवाम के लिए की जाती है। रियासत तरमीमें क्यों करती है, हुकूमतें ऐसे आइन क्यों बनाया जाता है कि बुनियादी हकूक क्यों दिए जाते हैं अवाम के लिए, एक आम शख्स के लिए ना। सही। आप उसमें आप तब्दीली कर रहे हैं जी, करें जी, 100 बिस्मिल्लाह करें, अगर आपके पास मेजॉरिटी है आप करें। लेकिन फिर काजी साहब ने एक और भी हरकत फरमाई ना, 63A खत्म कर दिया। और जिस तरह किया गया, एक दिन कानून बना, दूसरे दिन उन्होंने बुला लिया, जजेस उधर भेज दिए, मंसूर अली शाह साहब वगैरह, और अपनी मर्जी के जज बिठा के फिक्स कर दिया और उड़ा दिया। तो लोग अंधे नहीं है, लोगों में बहुत ज्यादा शऊर है। जो बात मैं कर रहा था कि जी जिसके लिए कवानीन बनते हैं, जिसको सहूलत देनी चाहिए अवाम है वो, उससे आपने आईने पाकिस्तान को यूं छुपाया, तरमीम को जेब में डाल के 6 आपने उसके मसवदे बनाए और किसी को क्या दिया, किसी भाई आप ओपन करके रख दें, लोग डिबेट करें, लोग बात करें, फिर हमारे नुमाइंदे बात करें, हम सुने कि क्या हो रहा है हमारे साथ और कल को क्या होना है। ये जो साइन कर देते हैं, आप ये देखें ना, फलां बन गई जी, फलां चीज बन गई, फलां पे हम इतना कर्जा ले रहे हैं, और फिर इसमें मैं ऐड करूंगा आपके जो बिजली के जो पावर स्टेशन हैं, आपको पता ही नहीं है कि उसमें क्या मुआहदे हुए, क्या हुआ, किसने लिए। यानी हम पैसे भर रहे हैं और हमें नहीं पता। सर ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये डेमोक्रेटिकली पाकिस्तान के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी, और दूसरा ये कि अब जुडिशरी के लिए ये क्या नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि पीटीआई की तरफ से ये नैरेटिव आ रहा है कि अब अपनी मर्जी का जज लाया जाएगा, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लाया जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। देखिए, जो मैंने पढ़ी है बुरी चीज़ नहीं है। देखें, तरमीम करना या कानून में नया कानून बनाना, उसमें तरमीम करना, आइन बनाना होना चाहिए। आप देखें ये इस्लाम में भी है ना, इस्लाम में भी देखें कि अगर कोई नई चीज आई है तो आपको उसमें ये तो नहीं है कि जहाज उस वक्त नहीं था तो अब जहाज हराम हो गया। आप और मैं कैमरे के सामने बैठे हैं तो कैमरा हराम तो नहीं है ना। उस वक्त जो कैमरा नहीं था जी, उस वक्त तो था नहीं, तो इस वक्त हराम हो गया। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, तरमीम होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। और इज्तिहाद कहते हैं इस्लाम में, इज्तिहाद कहते हैं। इज्तिहाद ये होगा आपने जो भी आप करना चाह रहे हैं, मिलके बैठे हैं, उलमा बैठे हैं और वो सब करें कि जी हाँ इसमें ये हो सकता है। तो कवानीन होने चाहिए, लेकिन जिस मौके पे बनाए जाएं और एक गलत मौके पे बनाए जाएं और उस अपने किसी बंदे को लाने के लिए बनाए जाएं और एक मखसूस शख्स को, मखसूस जज को ना आने देने के लिए बनाए जाएं। ये सर बड़ा अहम सवाल है मेरा कि लाहौर ग्रुप के साथ हुकूमतों को क्या मसला है? जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया, एक और जज थे उनको भी चीफ जस्टिस नहीं बनाया, लाहौर ग्रुप के साथ क्या इशू है? देखिए, बहुत कम लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की 17 टोटल सीटें होती हैं जी। 17 में हर सूबे की 4 सीटें होती हैं। 4 सीटें होती हैं, यानी हर सूबे से 4 जज आएंगे और एक जज जो है वो होगा इस्लामाबाद से होगा। अब मेरे ख्याल 23 करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आज देख रहा था कि जी नए
उसमें जो बन रहे हैं उसमें 23 कर दिए 23 जाएंगे। अच्छी बात है, करें जी। हुआ कुछ यूं कि जी जो जज बैठता है, तासुब और सुबाइयत जो है कि जी मैं पंजाबी हूँ, मैं फलां हूँ, मैं ये हूँ, इसको फिर लेके आया जाता है। लेके आए। तो लाहौर ग्रुप ये है कि जी अपनी मर्जी के जब जज बुलाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी कहा गया कि शायद जो अभी बने हैं हमारे ऑनरेबल जो याह्या अफरीदी साहब, इनको नहीं बनाया गया था, इनको इग्नोर किया गया था और इनको लाए थे ये मंसूर अली शाह साहब। हाँ, मंसूर अली शाह साहब का नाम सबसे ज्यादा। तो ये जजेस जो अपनी मर्जी के और जिनसे ताल्लुकात हैं उनको ले जाना जाती है। तो जुडिशरी में भी जरूरत है ठीक होने की, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि हम हैं तो पाकिस्तानी नजी अल्हम्दुलिल्लाह, और हर बंदे की कीमत है और कहीं ना कहीं वो बिकता है। सर बात करते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को इतना हेट क्यों मिलता है आवाम की तरफ से? वो क्रिस्टिस डोनट वाला भी एक किस्सा आपके सामने आया सोशल मीडिया के ऊपर। इससे पहले कभी भी किसी चीफ जस्टिस को इतना बैकलैश का सामना नहीं करना पड़ा। सुना था हमने चौधरी इफ्तिखार साहब के बारे में, और उसके बाद हमने जस्टिस काजी फाइज ईसा को देखा है कि बैकलैश उनको बहुत ज़्यादा मिला है। तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखिए, हमने एक बना लिया कि जनाब फलां जज हमारा है तो फलां जज हमारा नहीं। पार्टियों ने सियासत घुसेड़ दी। इसी तरह आप देखें कि अभी सुप्रीम बार के जो इलेक्शन हुए हैं, कल उसमें जो आसमा जहांगीर हैं उनका ग्रुप जीत गया। अब आसमा जहांगीर जमहूरियत पसंद थी, और अभी जो जिनके हाथ में है वो जो कुछ जमहूरियत के साथ कर रहे हैं, मेरे सीनियर हैं वो, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ जी, जो जज वकला साहबान हैं जो उसको लीड कर रहे हैं। दूसरा हामिद खान ग्रुप है। अब कल वो जीत गया, इसका मतलब नून लीग का जीत गया, और वजीर आजम पाकिस्तान उनको जनाब कर रहे हैं कि जनाब मुबारक दे रहे हैं। और आपका क्या काम है? वकला का सियासत में कोई काम नहीं है। वकला कहाँ? और बार का जो आप देखें, सुप्रीम कोर्ट बार का जो प्रेसिडेंट है वो जुडिशल कमीशन जो है उसमें बैठता है। क्या काम है उसका? क्या काम है? वो आपस में करते रहे। तो ये सारी चीजें मिलजुल के वही हो जाता है कि इनको सियासत में नहीं होना चाहिए, जजेस को भी सियासत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन रिश्ते कर लिए उन्होंने कर लिए, आपस में रिश्तेदारियां हो गई। जज साहबान की जो बेटियां हैं वो पुलिस वालों के घर, पीएसपी जो क्लास है उनकी चली गई, उसकी उनकी चली गई, तो ये आपस में इनकी रिश्तेदारियां भी हो गई। और दूसरी बात जो आप हेड की बात कर रहे थे, वो कहा जाता है कि जज नहीं बोलते, जजों के फैसले बोलते हैं सर। यहाँ जज बोलना शुरू हो गया था। और जब आप बदतमीजी करोगे कोर्ट में खड़े हुए वकील के साथ, आप क्लाइंट के साथ, किसी के साथ, और खुद को समझोगे। एतजाज एहसन ने एक कमाल बात की थी, कल मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था मंसूर अली खान के साथ। तो उन्होंने कहा जी जब भी कोई इक़्तिदार में आता है तो पहले 6 महीने तो वो इंसान रहता है, फिर आगे उन्होंने नहीं कहा तो उसका मतलब वो फिरौन हो जाता है। वो फिर अपने आप से ऊपर किसी को समझता नहीं है। तो यही इन्होंने किया, हर बंदे से बदतमीजी, हर बंदे से, सीनियर लॉयर से बदतमीजी। कोर्ट में बैठ के आपको सुनना चाहिए। वकला असिस्ट कर रहे होते हैं, कोर्ट को बिल्कुल, लेकिन जज बोली जा रहा है, बोलने नहीं दे रहा। तो फिर वहां, और फिर लोगों के, आपको पता है कि जी जो कुछ उन्होंने किया अपने फैसले, और लोगों में बहुत ज्यादा शऊर है अब। और फिर आपको पता है कि जी जो जमात है PTI, उनके जो लोग हैं सोशल मीडिया पे, वो डिजिटल दहशतगर्द हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं। आपका ताल्लुक भी सर सोशल मीडिया से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपका अपना भी चैनल है। ये बताइए, जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला एक चक्कर था काजी फाइज ईसा का, इससे पाकिस्तान की जुडिशरी को फ़ायदा हुआ है या पाकिस्तान की जुडिशरी एक्सपोज हुई है? मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान की जुडिशरी भी एक्सपोज हुई और वकला भी एक्सपोज हुए। वो एक्सपोज इसलिए हुए हैं कि जो क्लाइंट साथ नहीं जाता, एक तो अब इस्लामाबाद में केस लगा हुआ है, और मैं बैठा हुआ हूँ जी भावलपुर में, वहाँ से मैं गया इस्लामाबाद, सुबह वकील साहब के पीछे फिर रहा हूँ, फाइलें मैंने उठाई हुई हैं, मैं गया, फिर देखा वो वकील बोल रहा है, नहीं बोल रहा। अक्सर लोगों को शिकायत हो रही है, वो जी वकील बोला ही नहीं है जी, वो जी क्या करते, वकील हमारा खामोश खड़ा रहा है। अब अच्छे वकील ज्यादा नहीं बोलते, टू दी पॉइंट बात होती है। जो आप कानून पे बात कर रहे हैं, वो जज आपसे पूछ रहा है, आपने बताना है, और आप ज्यादा बोल के जज को नैड करते हैं जी, जो कोर्ट में बैठा हुआ है। तो इसलिए एक्सपोज हुए बहुत से वकला जिनका नाम था। और जब मैंने वकालत शुरू की 19 में लाहौर में, मेरे सामने बड़े बड़े वकला के नाम थे, वो भी एक्सपोज देखे मैंने। उनको काम आता ही नहीं है, वो सारे उनके फेस ही है जो जहाँ सामने जाके जी फलाना साहब हैं, फलाना साहब हैं। और ये सारे केसेस के जो फैसले हो रहते हैं
वो फलाना साहब के फेस पे हो रहे थे। एक तरफ एक जो फेस जिसका है वकील खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एक आम या मैं खड़ा हूँ, तो जज साहब ने भी उसके फेवर में फैसला करना है, तो यहाँ फिर काम खराब होता है। सर लाहौर गैंग वार अभी हमने हालिया दिनों में देखी, इसमें बलाज टीपू मर्डर केस, फिर उसके बाद एहसन शाह को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, फिर उसके बाद तीफी भट्ट के बेनोई को जावेद को एफसी कॉलेज अंडरपास के पास गोलियों से भून दिया गया। मुझे लगता है, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेट जो है वो बेबस नज़र आई, स्टेट ने कोई अमल दखल नहीं किया, और इस पे आप क्या अपना लबकुशाई करेंगे कि ये क्या मामला था और स्टेट इतनी बेबस क्यों नजर आई? देखिए जी, बलाज का कत्ल होता है, बलाज पढ़ा लिखा जवान, मैं पसंद करता था उसे। फर्स्ट टाइम मैंने उसको एक इंटरव्यू देखा जिसमें उसने कहा कि जी मैं नहीं लड़ना चाह रहा, मैं दुश्मनी नहीं करना चाह रहा, मैं बाहर पढ़ के आया हूँ। और आपको याद होगा उसके वालिद का जो मर्डर हुआ था वो भी एयरपोर्ट पे हुआ था। और आप देखें कि नलायकी, फिर आप स्टेट और इदारों की बात करते हैं कि एक बंदा पिस्टल लेके अंदर चला गया और उसने वहाँ मार दिया। आम आप चले जाएं, आपको तो रोक के 10 दफा तलाशियां लेते हैं, ऐसी बात है। फिर उसका मर्डर हो जाना, और बड़े प्लान मर्डर है कि जी एक बंदा आया, और इस टाइप के मर्डर हमेशा किए जाते हैं जब आपने सबूत मिटाने हो। आप उठा लें लियाकत अली खान का मर्डर, आप इसी तरह बाकी चीजें देख लें कि जी जिसने मारा उसको मार दें, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और वही हुआ, बालाज का जो कातिल था वही एक ही था, एक मारा गया। और फिर वहां से जो स्टार्ट होता है कि आप अपने जो दुश्मन हैं या आप समझते हैं वो आपके दुश्मन है, उनके खिलाफ आपने एफआईआर दे दी। और एफआईआर गलत कि वो मौके पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो बाकी लोग खड़े होकर वहां भड़के मार रहे हैं और कह रहे हैं मार दो इसको, मार दो इसको। अब एफआईआर वहीं गलत हो गई। और मुझे याद है एसपी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त की जो थी, उन्होंने भी गलत बयान दिया। उन्होंने कहा जी ये तो उनका बयान कुछ और था और एफआईआर कुछ और थी। यानी आप बेस ही आप गलत शुरू कर देते हैं कि कल को कानून उसको सजा नहीं दे, अदालतें सजा नहीं दे पाती। अब अदालतें सजा क्यों नहीं दे पाती? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एविडेंस जो होती है जस्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, जो पुलिस ने इकट्ठी करनी होती है। और हमारी पुलिस इतनी नालायक है, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, कि इनको तरीका ही नहीं आता इन्वेस्टिगेशन का। कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट में किस तरह लेके जाएंगे, कोर्ट में जज के सामने कैसे बात होगी, इनका प्रोसिक्यूटर प्रूव कैसे करेगा, वो नहीं हो रहा। और इसी वजह से फिर लोग ये करते हैं, या वो सहारा लेते हैं पुलिस वालों का कि इनकाउंटर में मारा जाए, या फिर सहारा लेंगे किराए के कातलों का जो शूटर्स हैं, और लाहौर में बेतहाशा है। मीडिया के ऊपर काफ़ी करैक्टर भी आए, कैसर भट्ट भी थे, और भी लोगों ने इसको कवर किया। इस सुलह में किसका किरदार कलीदी आप समझते हैं कि ये सुलह की तरफ मामला जाएंगे, तीफी भट्ट इस ग्रुप के और देखिए मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। यहाँ लाहौर में बदमाश को बड़ा पसंद किया जाता है, और आप देखें कि आपकी फिल्में जितनी भी बनी है वो फलाना गुज्जर, फलाना डोगर, फलाना फलां, तो सारे बदमाशों के नाम से वीडियो, और आप उनको आइडियलाइज कर रहे हैं। यहाँ के जवान आइडियलाइज करते हैं उनको। और जब आपने आइडियल जो अपना है वो बदमाश बनाया हुआ है, आपने एक अच्छा पुलिस अफसर आइडियल तो नहीं बनाया, आपने अच्छा आर्मी अफसर आइडियल नहीं बनाया, आपने बदमाश को आइडियल बना। और स्टार्ट कहाँ से होता है? गलियों से, उन मोहल्लों से जो लाहौर की छोटी छोटी गली हैं। फिर वहाँ ये काम शुरू हुआ जी जब से आपकी केबल शुरू हुई, और केबल पे बदमाशी और सारी चीजें जो हैं वो फिर स्टार्ट हो गई। तो ये बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि सुलह हो, क्योंकि यहाँ डॉन कौन बनेगा? डॉन बिल्कुल सर, तो वो तो चलता रहेगा ना। उन्होंने डॉन तो नहीं बनने देना। कैसर भट्ट का इसमें क्या करैक्टर है? कैसर भट्ट ने उनके बारे में ये कहा गया है कि कैसर भट्ट ने तीफी भट्ट को कहा कि फाइनल सुलह ना करना, मुनाफकत दी सुलह होएगी। तो कैसर भट्ट का क्या करैक्टर है? सारे देखिए हर जगह कुछ ना कुछ आपके दोस्तनुमा दुश्मन होते हैं जी, जो आपको गलत मशवरा दे रहे होते हैं और बंदे को पता नहीं चलता। जब बंदे का अरूज हो और बड़ा चौड़ा होकर बंदा बैठा होता है फिरौनियत में, और उसके साथ साथ जो लोग होते हैं वो कोई ना कोई मशवरा दे रहे होते हैं। अब हर जगह पे आप देख सकते हैं, कहीं भी चले जाएं, आप हुकूमत को देख लें कि जो आज अपोजिशन में जलील हो रहे हैं, जब इक़्तिदार में थे उनका क्या रवैया था, और जब आज इक़्तिदार में है उनका क्या रवैया है। कल ये अपोजिशन में होंगे, फिर ये रो रहे होंगे। तो जो इनके साथ साथ होते हैं ना मशवरे देने वाले, तो कैसर साहब का भी मेरे ख्याल में वही रोल है। और मशवरा दे दिया, साथ में कुछ अरेंज करा दिया, प्लान कर दिया कि जी फलां जगह जाके मार दें, बस ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा पुलिस ब्रूटैलिटी
और रिफॉर्म एक्ट के ऊपर थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। पुलिस के अंदर जो कस्टडी के अंदर इनकाउंटर हो जाता है, कस्टडी के अंदर मार दिया जाता है। अब जैसे एहसन शाह मर्डर केस था, फिर उसके बाद एक और ब्लेसफेमी का इल्ज़ाम लगा जिन पे ख़त्मुन्नबीयीन हमारी तो सरों का ताज हैं, ठीक है, और शाहनवाज, डॉक्टर शाहनवाज 32 साल सिंध, उनके ऊपर जो ब्लेसफेमी का इल्ज़ाम लगा, पुलिस की कस्टडी में उनकी फैमिली ने मार दिया। तो अगर ये साबित हो जाता है कि कोई बेगुनाह है और उसको पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, तो उसके क्या प्रोसीडिंग है उसकी? देखिए, फौरी तौर पे अगर इस टाइप की कोई चीज़ होती है तो आप एक एप्लीकेशन देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनको सेशन जज साहब को कि जी इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अगर सेशन जज समझते हैं उसकी जुडिशियल इंक्वायरी, वैसे तो जो मुतलका पुलिस है वो भी इसको इनिशिएट कर सकती है, लेकिन पुलिस क्यों करेगी? अगर पुलिस ने खुद मारा है तो वो तो नहीं करेगी, लेकिन आप दरख्वास्त देंगे कोर्ट में दरख्वास्त देने के बाद जुडिशियल इंक्वायरी होती है और उसमें प्रूव हो जाता है अगर, तो फिर सजाएं भी हुई हैं। आप देखें कि कल या परसों एक सजा हुई है, इसी तरह 2 नौजवान लड़के फैसलाबाद के जो जा रहे थे मोटरसाइकिल पे और पुलिस वालों ने रोका, सिर्फ उनको फायर मार दिया। अब वो केस चला, उसमें 3 लोग सजाए मौत हो गए हैं, एक ASI बरी हो गया है, लेकिन रजाकार जो था उसमें वो भी सजाए मौत हो। तो इसका मतलब है अगर आप एविडेंस सही लेके जाएं, और कानून आपको इजाजत नहीं देता, पर नालायकी ये है कि हम लोग शॉर्टकट तलाश करते हैं। आप जब मुलजिम एक पकड़ा जाता है, मेरा आपका किसी मुकदमे में, कत्ल में या डकैती में, तो हम कहेंगे जी उसकी तफ्तीश ही नहीं हुई। अब तफ्तीश क्या होती है? वो कहते हैं रिमांड जिस्मानी पे कितने लितर मारे गए। अब लितर मारना जो है वो तफ्तीश नहीं है। लेकिन वो कहते पूछे नहीं जी उन्हें तो जी बैठा रहा, मेहमान बनाया, उन्हें तो अपना अब्बा बना के बिठाया। इस तरह की बातें आप सुनते रहते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। तो ये बातें यही हैं कि जी जब बंदा, तफ्तीश का मतलब है आपने एविडेंस इकट्ठी की, आपने कोर्ट में पेश किया। अब अगला जो स्टेप कोर्ट का है, कोर्ट में ट्रस्टी किसी को नहीं है, हमें अपनी जुडिशरी पे एतबार ही नहीं है। सही। जब एक केस चला जाता है तो फिर वो केस तो नस्ल दर नस्ल चलता है, ये तो एतबार ही खत्म हो गया। इस बेएतबारी की वजह क्या आप समझते हैं? देखिए, सिस्टम है जी इस बेतबारी की वजह। इतने लैकोनाज हैं जो हैं उसमें कानूनी तौर पे प्रोसीडिंग में, लूप होल्स काफी हैं, लूप होल्स बड़े हैं। ठीक है, आपने एक दावा किया, आपने एक केस दायर किया, फिर आप आए जी, वहाँ आए जज नहीं है, फिर दूसरा वकील नहीं है, और लंबा होते 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 अब मर्डर कहाँ इतना लंबा चलना चाहिए। मैं इस पे आपको 9 मई की बात भी कोट करूँगा। जी सर। अब 9 मई में गलत हुआ, आप भी उसे कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ। आज चार्ज फ्रेम हो रहा है जी। आज मैं देख रहा था कि बानी PTI वगैरह और उनके खिलाफ आज चार्ज फ्रेम हो रहा है, और 1.5 साल आपने कच्ची में रखा है। इसको कहते हैं कच्ची में, जबकि कानून ये कहता है कि जी आपने 14 दिन या 17 दिन के अंदर चालान दे देना है अदालत में, और आप इल्तवा ले रहे हैं, चालान नहीं पेश हुआ जी, प्रोसिक्यूशन के पास है, फलां के पास है। वो चलते 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 1.5 साल बाद आप लेके आए जी आज उस पर चार्ज फ्रेम होगा। और अमेरिका में आपको याद है कि वहां जो व्हाइट हाउस पे हुआ हमला हुआ था, उन्होंने फौरी सजा दे दी, 9 मई में सजा दे दी। तो इसका मतलब है कि हुकूमत जानबूझ के ये करती है कि ऐसे लोगों को जलील करते रहें, और अदलिया भरपूर उनका साथ देती है। सही सर, 9 मई में ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया जिनका जो कह रहे थे कि हम तो सिर्फ वहां से गुजर रहे थे, तो कैमरे में आगे हमें पकड़ा गया। तो उन लोगों को इंसाफ अभी तक क्यों नहीं मिल सका? सब कैमरे की नहीं, आप जियो फेंसिंग की बात करें। असल में जितने भी पकड़े गए हैं ये पुलिस वाले हैं, तो मेरे वो बेटी भाई रहे हैं, लेकिन जितना इन्होंने बर्बादी फैलाई है इन 2 साल में आप सोच भी नहीं सकते। हमने बड़ी कोशिश की कि पुलिस का जो इमेज बहाल कर सकें माशरे में, लेकिन वो इस 2 साल में बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हर आदमी गाली देता है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि आपने ओपनली करप्शन की। 9 मई में आपने बंदों को पकड़ा, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं जहाँ कहीं कोई आके बैठ जाए मेरे सामने कि जी जियो फेंसिंग। अब जियो फेंसिंग क्या होता है अगर आप समझते हैं, आप गुजर रहे हैं, आपके सेल फोन का एक सेल ID है। अब वो सेल ID जहां आप होंगे उसके साथ आप लैग को कांटेक्ट उसको करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपकी सेल ID वो बन जाएगी, आपकी लोकेशन बन जाएगी। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अगर मुझे कोई ट्रेस करना चाहता है और कहता है जी कि यहाँ वारदात हुई है, मैंने आके की है, तो वो टाइम देखेंगे कि 2 बजे से लेके इतने बजे तक ये बंदा कहाँ था ये बंदा? या कितने फोन यहाँ मौजूद थे। जब फोन सारे तमाम नेटवर्क्स के निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर वो देखेंगे शार्ट करके भी ये जो इस बंदे का नंबर है ये कहाँ से आ गया, यहाँ तो ये आपके चैनल वाले हैं सब, तो ये जो नया बंदा है इसको सर्च करें। तो इतना होता है।
अब इन्होंने क्या किया, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ खड़ा होके, हमारी वैसे भी आदत है सड़क पे खड़े होके आप ऊपर चांद की तरफ इशारा आसमान की तरफ करें तो मेरे ख्याल 50 बंदा आके ऊपर देखना शुरू कर देगा। देता है। ऐसे तो ही है, यही वजह है, आप देखें एक्सीडेंट होता है कोई नहीं वैसे खड़े हो जाते वैसे हैं, ही रोड खड़े हो ब्लॉक जाते कर लेते हैं। सर, रोड शो करने चले जाएं वैसे ही खड़े हो तो जाते ऐसा हैं ही 10 होगा। बंदे। तो आपका जो वहां से जो गुजरा बेचारा वो फंस गया। अब एक केस इसमें था, मैं आपको बताऊं कि पुलिस कांस्टेबल है वो रिटायर्ड और एक एमपीए साहबा के साथ था, उसकी ड्यूटी थी, उनको छोड़ के वापस आ गया। सही। अब वो वहां मौजूद था अस्करी टावर के अस्करी पास, टावर के आगे रश था। अब उसका नाम, और वो 2 साल से जेल में पड़ा हुआ है, 1.5 साल हो गया, बिकॉज आपको जी थोड़ा तो जियो फेंसिंग ही ना आ गया। फेंसिंग ना आ गया। और जहां आपने छोड़ना है उसको छोड़ दें, जो पैसे नहीं देगा उसको रगड़ दें। कुछ सहाफी भी रगड़े गए जो सिर्फ कवरेज करने गए हुए थे वहां पे। वो सहाफी तो बेचारे फिर वो रगड़े गए ना जो थोड़ा बहुत बोलते थे वो दूसरी तरफ, सही। तो वो तो फिर आ गए। बड़े लोगों ने ये किया कि जी इसका फायदा उठाते हुए 9 मई में अपने दुश्मनों को, बाकी लोगों को, सियासी मुखालफिन को, जाती मुखालफिन को भी रगड़ दिया। और पुलिस ने उनकी भरपूर फेवर की। पुलिस के अंदर जो करप्शन है इसको आप कैसे देखते हैं, और इसकी स्टोरीज जो अपने पेटी भाइयों को प्रोटेक्ट करने वाली स्टोरीज हैं पुलिस के अंदर, और अक्सर औकात जो करप्शन के केसेस आते हैं, अगर कोई करप्शन करता हुआ पुलिस पकड़ा जाए, पुलिस वाला, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको कैसे देखा जाता है? देखिए पुलिस में भी वही कानून है जो आप देखें ना, कोई एक स्टोरी आपके पास हो जो हमारा जो है इंसदाद रिश्वतस्तानी का एक्ट है, उसी के तहत सजा होती है। अगर वो रेड हैंडेड पकड़ा गया है तो डेफिनेटली फिर उसको उसी तरह सजा होती है, मुकदमा दर्ज होता है। रेड हैंडेड के लिए अगर मैं, कोई आके मुझे पैसे देने की कोशिश कर रहा है, मैं लेता हूँ, तो वो मजिस्ट्रेट साथ आएगा, एंटी करप्शन वाले साथ होंगे, तो पकड़ा जाएगा और उसी FIR हो जाती है। दूसरा ये कि आपने पैसे लिए, किसी ने भी पैसे लिए पुलिस वाले ने, तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन होगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलहदा होती है और उसके साथ एंटी करप्शन अलहदा करते हैं, तो वो भी मुकदमा दर्ज होता है। अगर बेगुनाह है तो गलत हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि पहले ये होता था, आज से कुछ साल पहले, आज 20, 30, 40 साल, 50 साल पहले ऐसे, कि ईमानदार आदमी जो हैं वो ज्यादा होते थे, बेईमान एक होता था। एक बेईमान शख्स जो है उसको ढूंढना पड़ता था और वो डरता था पैसे लेते हुए, वो कहीं बाहर जाके पैसे लेता था, किसी को इशारा करता था या कहता था कैंटीन वाले को दे दे। अब वो डर खत्म हो गया क्योंकि सारे तो करप्ट बैठे हुए हैं। ये करप्शन की जो चेन है, मैं इसको चेन कहता हूँ, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये अलग हो नहीं सकती। आपका थाना जो है वो मुंबई करप्शन का, कोई बंदा चला जाए, मैं ये कहता हूँ कोई चला जाए, FIR दर्ज करानी है, मिठाई मांगेंगे। सर लोग चोर से इतना नहीं डरते जितना पुलिस से डरते हैं। तो उसकी वजह यही है ना कि अंग्रेज का बनाया हुआ कानून, अंग्रेज की बनाई हुई पुलिस, आप ना कानून अपना बना सके ना पुलिस अपनी बना सके। तो ये रिफॉर्म एक्ट जो है इसका क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है, उल्टा काम खराब हुआ है। आप जो 2002 का परवेज मुशर्रफ साहब ने बनाया था, आप ये देखें कि उसमें तफ्तीश पे आपने बर्बादी फेर दी। पहले ये होता था कि एक बंदा जो है उसने पर्चा दर्ज कराना है तो SHO के पास जाता था, SHO मुकदमा दर्ज करता था, SHO खुद तफ्तीश करता था या अपने किसी तफ्तीशी को दे देता था। से एक FIR उसने 50,000 में दर्ज कराई तो उसी में काम हो गया। अब ये है कि पहले SHO ने पर्चा दर्ज करना है, पर्चा दर्ज करने के लिए आपने SHO को पैसे दिए, फिर वो आपको DSP के पास ले जाएगा, DSP सुनेगा, फिर SP सुनेगा, वहां भी रीडर पैसे लेंगे, SP ना ले तो इतने थोड़े तो उनके अपने काम होते हैं। फिर आप आ जाएं, आपका मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आपने, यानी मर्डर को भी पैसे देने हैं। फिर मुकदमा दर्ज होगा तो वो चला गया जी इन्वेस्टिगेशन स्टाफ के पास, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 2002 में अलहदा हो गया। अब उसका इंचार्ज अलहदा, उसका DSP अलहदा, उसका SP अलहदा, तो वहां जाके आपने फिर शुरू से पैसे देने शुरू कर दिए। वो कहते हैं FIR तो होंदे रहंदे ने जी, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सबूत की है ना जी, दसो ना, इधर आओ फिर जी, चलो मुलाजा कराओ, जेब गरम करो। ये मुलाजे, और फिर आप उसको ले जाएंगे, मौका दिखाएंगे, खर्चा आपका। मुलजिम पकड़वाने जाना है, खर्चा आपका। रास्ते में खाना, जो कांस्टेबल लैंप का सिगरेट नहीं पीता वो गोल्ड लीफ मांगता है, जो घर में दाल नहीं खाता वो चरगा मांगता है, या अब तो मैकडोनल्ड वगैरह भी मांगने शुरू कर गए। तो करप्शन हो गई जी शुरू, और ये ऊपर नीचे से ऊपर तक है। पहले ये होता था कि लोग कहते थे थाने पे करप्शन है, अब हर बंदा आपका करप्ट है। यहाँ पुलिस में कोई एक बंदा भी नहीं कह सकता जो कहता है मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मेरे सामने आ जाए, आधे घंटे का मुनाजरा करेंगे जी, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट है। सर एज ए एडवोकेट
कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास कि आपको ये पता हो कि ये बंदा गिल्टी है और आपने उसको बचा लिया हो, तो ये क्या जो बंदा मजलूम था उसके साथ इनजस्टिस नहीं हो जाता होगा? देखिए, वकील का काम ये होता है, उसने उसके पास जो क्लाइंट आया है वो पूछता है उससे पहले कि आपने क्या जुर्म किया है, जुर्म किया है, आप गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। बेगुनाह। अगर वो कहता है जी मैं बेगुनाह हूँ, ठीक है, जी, तो आप केस लें। अगर वो कहता है मैं गुनाहगार हूँ, तो आप केस नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। भाई आपने लेना चाहिए ना आपको। आपका प्रोफेशन है, आप अपने प्रोफेशन से किस तरह जस्टिफाई करेंगे? आप सहाफ़ी हैं, तो आप कहेंगे जी मैं तो सिर्फ मौलवी साहब का इंटरव्यू लूंगा क्योंकि इस्लाम में जायज़ है। जायज़ है, तो बात मैं है। तो नहीं जाता जी छोटू का जाके इंटरव्यू लूं क्योंकि वो नाजायज़ है जी, छोटू करप्ट है। या मैं किसी ऐसी प्रोस्टिट्यूट का इंटरव्यू क्यों करूं? वो तो बुरी बात है। बुरी बात। तो बुरी बात नहीं होती। देखें, आप उसका राइट है, जब तक एक मुल्जिम मुजरिम नहीं होता, उसे सजा नहीं होती, वो मुजरिम नहीं है, नहीं है। वो मुल्जिम है। मुल्जिम और मुल्जिम जो है अपना केस लड़ सकता है, उसका वकील जो है वो होना चाहिए। सही। तो सर यानी कि वकील जो है कभी कभार मुजरिम को भी देखें, आपका प्रोफेशन है ना, बात वहीं आ गई कि प्रोफेशन है। प्रोफेशन, फिर तो मुल्जिम जो कंफर्म है फलाने किया, तो फिर तो केस कौन लेगा? उसका तो केस से कोई नहीं लेगा केस ना। कोई नहीं लेगा। सर कोई ऐसा वाकया कि आपको रिग्रेट फील होता हो, बहुत बड़ा केस आया हो और आपने उस पे हाथ ना डाला हो और बाद में आप कहें कि यार ये मैंने क्या कर दिया है, ये तो मुझे केस लेना चाहिए था, कोई ऐसा केस? नहीं, कि वकालत की बात वकालत कर की रहे हैं। बात नहीं, वकालत में कोई ऐसा नहीं है, मुझे रिग्रेट कभी नहीं रहा जिंदगी में। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, पूरी लाइफ में होश संभालने से लेके आज तक मैंने जो कुछ किया है मैं उसे ओन करता हूँ। वाह। कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह ने सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। पुलिस ऑफिसर होते हुए एज ए पुलिस ऑफिसर कोई रिग्रेट हो? एक केस था जिसका मुझे हमेशा दुख रहा है। एक खुदकशी थी, एक लड़की थी शादीशुदा, उसने खुदकशी की। लेकिन हमारे जो एक सीनियर थे, एएसपी थे, अब एएसपी साहबान का तजर्बा कम होता है, बाकियों का ज़्यादा होता है, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो मर्डर है। मर्डर। और उसके हस्बैंड को पकड़ के हमने चालान कर दिया, जबकि वो खुदकशी थी। और क्योंकि वो उसकी बीवी थी, उसका वो मामू था जिसकी बेटी थी, तो बाद में वो सुलह हो गई उनकी, मेरे ख्याल 1 महीने बाद बाहर आ गया और उसने उसी जगह जाके उसने खुदकशी कर ली। तो ये रिग्रेट था मुझे कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे सीनियर को कहे भी सही, हमें रिफ्यूज करना चाहिए। तो ये एक रिग्रेट है। जो छोटू गैंग को आपने पकड़ा था और छोटू गैंग को बाद में आप छोड़ने की वजह क्या बनी थी? नहीं, छोटू अकेला था। छोटू ये काफी पुरानी बात है, 94 की बात है, 1993 की बात है। और ये पकड़ा गया था वहाँ मोटरसाइकिल छीनते हुए पकड़ा गया। कोट सब्जल थाना है वहाँ जी। तो ये फिर पुलिस पहुंच गई, बंदों ने पकड़ लिया, फिर आया, इसे इंटेरोगेट किया, मेरे पास रहा। और उन दिनों दौर चल रहा था एनकाउंटर्स का, बड़ा जुल्फकार चीमा साहब बड़ा नाम है पुलिस डिपार्टमेंट में, और वो कहते थे जो गंदा आदमी है उसको उड़ा दो। तो इसको नहीं कुछ किया गया और इसको चालान किया गया। बाद में इसने बड़े पुलिस वाले मारे, बड़े लोग अगवा किए, तो वो भी अगर कर देते तो शायद अच्छा होता है। ये बताइए कि आपका कोई ऐसा वाकया एज ए पुलिस ऑफिसर कोई आप इनकाउंटर करने गए हो और कोई ऐसी स्टोरी बताएं जो आज तक मंजरे आम पे ना आई हो, कोई ऐसी स्टोरी हमारे भी हो इसके लिए? नहीं, इनकाउंटर्स तो काफ़ी हैं, पर वो इस टाइप की स्टोरी नहीं है। पर एक वाकया जो मैं हमेशा कोट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, तो वो ये था कि मुझे याद है मेरी जड़ावाला में पोस्टिंग थी। सही। तो वहाँ इसी तरह जैसे आपने कहा ब्लास्मी का केस हुआ, जो कि बिल्कुल गलत। अब हुआ कुछ यूं कि 2 बंदों की आपस में लड़ाई थी, मुखालफत चल रही थी। अब उसने फायदा क्या उठाया कि एक दिन एक आदमी जो ए है, जड़ावाले का रहने वाला है, वो दीवार पे ईद उल ज़ुहा थी जी, और उसके घर के सामने लोग आके आलाशें फेंक जाते थे। अच्छा। अब उसने क्या किया कि आके लिखा ऊपर कि यहाँ पर गंदगी डालने वाले पे अल्लाह की लानत हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत हो, वो लिख के चला गया। अब उसका जो दुश्मन है वो देख रहा था। अब उसने क्या किया, वो जाके उसने वो लफ्ज इस तरह मिटा दिए कि नौज बिल्ला ऐसे अल्फाज बन गए कि जिससे कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। अल्लाह। और साथ ही उसने जाके फिर बता दिया लोगों को अपने कि जी मैंने आंखों से देखा है, मैं कुरान उठाता हूँ कि मैंने लिखते देखा है इसको। अब लिखते तो देखा था उसने, लेकिन क्या लिखा उसने ये नहीं था।
उसमें काम शुरू हो गया जी। जैसे आपको पता है कि मसाजिद में ऐलान होता है, बंदे इकट्ठे हो गए और उसके घर पे जाके धावा बोल हमला दिया। कर दिया गया जी। और उसको निकाल के जैसे होता है कि आग लगाने की कोशिश, उसे मारा गया, बेतहाशा मारा गया। वो छुप गया बेचारा जाके ट्रंक के अंदर, लेकिन घर से निकाला, उसका घर सारा उजाड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दी। इसी दौरान 2 हमारे कांस्टेबल जो थे वहां से गुजरे, उन्होंने बड़ी हिम्मत की, पुलिस को इतला होगी और बड़ी मुश्किल से उसे बचा लिया गया। अब बचाने के बाद हॉस्पिटल में रहा और उसको बेचारे को समझ नहीं आ रही थी कि बिल्कुल मौत के मुंह से बचा, और उसके घर वाले अलहदा परेशान, मुकदमा अलहदा दर्ज हो गया। सही। लेकिन कुछ अरसे बाद आप देख लें, कुछ अरसे बाद नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते बाद जिस बंदे ने वो कहा था कि जी मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका मर्डर हो जाता है। और मर्डर किसने किया? उसके दोस्त ने। और सबके सामने किया, इसलिए किया कि उसने उसे बता दिया कि मैंने ये हरकत की है, ये मैंने लिखा है, उसने उसे मार दिया। लेकिन असल इसमें बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, इस तफ्तीश के सिलसिले में जड़ावाला मेरे ऑफिस में वो लोग आते थे। वो बंदा जब आता था तो उसका एक छोटा सा बच्चा था 7-8 साल का, जो उससे चिमटा रहता था। वो अलहदा नहीं होता था। वो कुर्सी पे बैठा चिमटा हुआ है। तो मैंने अपने रीडर से कहा, मैंने कहा यार ये क्यों इसके साथ है, बच्चा क्यों बैठा हुआ है, ये हम ऐसी बातें कर रहे हैं तफ्तीश में। उसने कहा सर जब से ही बच के आया है उसे अलहदा नहीं होता, ये इतने डर गए हैं ये इतने, और हमने बहुत बुरा कर दिया कि खुदा ना खास्ता किसी से जाती दुश्मनी है तो उसका हमने ये कर दिया। फिर अल्लाह की लाठी पे आवाज है, अल्लाह ताला फिर बदला लेते हैं, तो फिर पता नहीं चलता कि इसमें थोड़ा सा एक और सवाल ऐड कर लें मेरा, जो अभी रिसेंटली जिससे मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ कि मैं बार बार ये वजाहती बयान जारी करता रहता हूँ कि अगर मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया या अगर मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया तो किसी भी ऐसे मवाद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आजकल व्हाट्सएप अकाउंट भी हैक हो रहा है, फेसबुक अकाउंट भी हैक हो रहा है। अगर कोई बंदा मिसाल लेट्स सपोज किसी के अकाउंट से ऐसी पोस्ट लगा देता है, ऐसी हरकत कर देता है या कोई और चीज़ लगा देता है, तो उसके प्रोसीडिंग क्या है, उस केस को कैसे आप देखते हैं और उस को इंसाफ कैसे आप दिलाएंगे? देखें बात वही है बुखारी साहब के, हम जो है ना, हम सारी जज्बाती लोग हैं, हमें बहुत प्यार है अपने मजहब से, इसमें कोई शक नहीं है। यानी मैं अगर चाहूँ कि मेरी आल औलाद माल जान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान हो जाए, तो हर मुसलमान यही चाहता है, मैं भी ये चाहूँगा। लेकिन हमारे जो उलमा कराम हैं, हमारे मुल्ला हैं, ख़ास तौर पे मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, मुल्ला, और उनके साथ साथ जो उनकी वो टीम होती है, वो कोई जितने भी पाकिस्तान में केसेस हुए हैं आप देख लें, बहुत से केसेस हुए हैं, क्रिश्चियंस के साथ हुए हैं। अभी फैसलाबाद में हुआ था, जड़ावाला में, उसमें आखिर में क्या निकला था कि आपस में लड़ाइयाँ थी और कितना हंगामा हुआ, कितने घर जले। लोग चेजा लेते हैं, लोग मजा लेते हैं। और आप यकीन जाने कि उस वक्त उस लड़ाई में वो लोग शामिल होते हैं जिसने कभी मस्जिद ही नहीं देखी हुई, जो बंदा कभी गया नहीं है, जिसने कुरान पाक पढ़ा ही नहीं है। हमारा मजहब तो अमन का मजहब है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप देखें ना, तबूक में क्या हुआ, बिल्कुल, या इससे देखें वहां जब आप पे वो गन फेंका जाता था एक औरत, आपने तो माफ किया। सर एंड करते हैं इसको, ये बताइए सर कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये जॉली एलएलबी भी एक फिल्म थी, फिर टिल्लो ने काला कोट में नहीं पाया, ये पाकिस्तान के अंदर भी फिल्में बनती हैं, इंडिया के अंदर भी फिल्में बनती हैं। क्या वकील ऐसे ही होते हैं जैसे दिखाए जाते हैं या थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं? मैंने तो आपको मेरे ख्याल में वकील इससे भी ज्यादा बुरे होते हैं। जो हालात हैं आप देखें ना, इन वकला को माजरत के साथ मैं अपने वकला से माजरत कर रहा हूँ जी, पहले आप कभी इनका खाना देख लें, जब ये खाने शुरू हो गए हैं, जब मैं लाहौर में आया तो यहाँ खाने ही खाने, रोजाना खाने, निहारियां पाए, करोड़ों रुपए, नहीं निहारियां पाए नहीं, सिर्फ फिश, और मुर्गी नहीं खाते, मटन खाते हैं। और ये कहते हैं जी जो मटन नहीं खिलाता उसके वोट नहीं देते। और जब इनका खाना खुलता है तो वो जो फलाना वो कहता है ना जी, खाना खोल दो, एक फिल्म का डायलॉग है ना बड़ा मशहूर, शफीक अहमद रोटी खोल दो। अब शफीक अहमद की जब रोटी खुलती है तो आप वकला को फिर देखा करें किस तरह खाते हैं और किस बुरी तरह खाते हैं। और मैं फिर माजरत चाहूंगा, शायद ये माइंड करें, लेकिन ठीक ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वकील या जो सदर बार 5 करोड़ लगा के इलेक्शन जीतेगा, वो इतने कमाएगा, वो फिर वकला की वेलफेयर पे काम नहीं कर रहे हैं। कोई वेलफेयर नहीं है।
कल मैं एक वीडियो देख रहा था, इस्लामाबाद एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जो अदालतें हैं उनके बाथरूम्स इतने गंदे हैं वो क्लाक के कि बंदा एक सेकंड खड़ा नहीं हो सकता। वो किधर जाते हैं पैसे? सर यंग वकला के लिए एडवोकेट जो बन रहे हैं उनके लिए कुछ चंद ऐसी किताबें जो आप रेकमेंड करना चाहें उनके लिए वो? यार किताबें अब जितनी मर्जी पढ़ लेना वकला के लिए। वो हमारे एक थे भावलपुर के जस्टिस रहे हैं, उनके बेटे अब जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके वालिद जो हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। उनके वालिद साहब जो थे वो सब इंस्पेक्टर, प्रोसिक्यूटर सब इंस्पेक्टर थे। यानी अभी जो जज हैं हाई कोर्ट के, उनके दादा भावलपुर के हैं और वो सब इंस्पेक्टर थे जी, प्रोसिक्यूटर। फिर उन्होंने वकालत शुरू की। उन्होंने एक किताब लिखी थी रहनुमाए वकालत, मैं अक्सर इसका जिक्र करता रहता हूँ। अब उसमें बड़ी चीज़ें हैं कि जी आप ये करें, आप फलां पढ़ें, आप फलां पढ़ें, आप फलां पढ़ें। तो मुझे भी उन्होंने ऑफर की थी जब मैं ट्रैफिक में था भावलपुर में, और उस वक्त मेरी तनख्वाह थी मेरे ख्याल में कुछ 1200-1300, ये 80s की बात है, 84-85 की बात है। तो मुझे कहा तू आ जाए यार, क्योंकि मेरा ताल्लुक था उनसे, जो जज साहब थे बड़ा अच्छा ताल्लुक था। तो उन्होंने कहा जी आप भी मेरे जूनियर आ जाए। मैंने कहा नहीं, मैंने तो थानेदार बनना है। थानेदार बनना, वो थानेदारी ले गई, वरना मैं भी कहीं जज होता या अच्छा वकील होता। अभी भी वो उसमें ये हुआ कि फिर मैंने कहा जी रहनुमाए वकालत क्या होनी चाहिए एक नए वकील के लिए, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं होते, लेकिन अगर उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा घर हो और यूनिफॉर्म ठीक ठाक हो, खिला पिला सके, पैसे हों, तो वो बहुत अच्छा वकील है। अब वो मैं आपको उसका बता देता हूँ। अच्छी गाड़ी है, उस वक्त जज साहबान गाड़ी उधार मांगा करते थे घर जाने के लिए कि टैंकी फुल करा के। पुलिस में रह के भी हम लोग करते रहे कि जजेस को हम गाड़ियाँ देते थे फटीक के तौर पे भी, SHO के जी जज साहब ने घर जाना है, और एक गाड़ी फटीक के लिए हो, घर अच्छा इसलिए हो कि आपने होटल्स नहीं होते थे तो आप खाने दें, कम से कम महीने में 2 खाने दें जिसमें सारे जजेस आएँ और आप हों, तो आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। सर एक सवाल अब मेरा फिर ज़हन में आ रहा है कि ये जो जुडिशरी में करप्शन है, अगर कोई जज करप्शन करता पकड़ा जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कैसे उसको क्या सज़ा मिलेगी उसको? देखिए ऐसा कभी नहीं होता, जज साहबान तो डायरेक्ट तो कभी लेते नहीं है, वो सोर्स होता है उसके जरिए लेते हैं, लेकिन उनका एक अपना बड़ा अच्छा सिस्टम है सही हाई कोर्ट में कि अगर इस टाइप की ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ज्यादा है। लाइकिंग डिसलाइकिंग तो वहां भी है, लेकिन जो फंस जाए जज वो बड़ा बुरा फंसता है, इसमें कुछ नहीं है। और कितने साल की उसको सजा होती है? डिसमिसल है जी, डिसमिसल, या उसकी फिर रिवर्शन होगी या उसकी जो लिखा जाता है उसके उस पर सजा, लेकिन मोस्टली करप्शन पे ये डिसमिस करते हैं। आखिरी सवाल सर, थोड़ा पर्सनल है। पुलिस में भी थे, वकालत भी कर रहे हैं, कद भी आपका माशाल्लाह कदावर है, कभी इश्क हुआ किसी से? यार कोई क्रश रहा हो? इश्क होते रहते हैं जी, इश्क होता नहीं है, इश्क तो होते रहते हैं ना। वो तो कई चीज़ों से इश्क आपको हो सकता है, अच्छी गाड़ी से हो सकता है, मनाजर से हो सकता है, बंदू से, अल्लाह के बनाए हुए बंदू से भी हो सकता है। तो ये होते ही रहते हैं इश्क। वो बंदा ही क्या जिसको एक दफ़ा इश्क हो, यार इश्क तो ज़्यादा होने चाहिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने का, इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे साथ मौजूद थे जनाब एडवोकेट अजीज़ुल्लाह साहब। आप देख रहे थे न्यू प्लस का पॉडकास्ट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।